तुम्हारा मतलब है कि वो जानता है कि हरिहर मर चुका है, इसलिए वो बेफिक्री के साथ वो चीज़ मुझे बेच रहा है। ऐसे ही लगता है। और इस हालत में अगर रकम उसे मिल जाती है तो बहुत मुमकिन है वो अपना मुंह बंद रखे और आज शाम हरिहर के मेघदूत होटल में आने के बारे में किसी को ना बताए। यही तो हम चाहते हैं, वो उत्साहित स्वर में बोली। उसके फीके पड़ गए चेहरे पर पुनः रौनक लौटने लगी थी। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हरिहर ने उसे जो चीज़ दी थी वो क्या है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो पुलिस को ना बताए कि आज हरिहर शाम मुझसे मिलने आया था। अचानक अजय को गुस्सा आ गया। इसका मतलब समझती हैं आप? किसका? उसी का जो आपने कहा है। ये सीधी और साफ ब्लैकमेलिंग है। कुछ भी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसका मुंह बंद रखना चाहती हूँ हर कीमत पर। आप शायद नहीं जानती, ब्लैकमेलर एक ऐसी चोंच की तरह होता है जो एक बार खून मुंह पे लग जाने के बाद अपने शिकार को चूसता रहता है जब तक या तो उसका शिकार ना मर जाए या वो खुद ना मर जाए। इसलिए ब्लैकमेलर का शुरू में ही मुंह कुचल देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। हमें उसकी मांग कबूल करनी ही पड़ेगी। लेकिन उससे भी खास फ़ायदा हमें नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि गुम हो गई लाश की हमारी समस्या अपनी जगह वैसी की वैसी रहेगी। अजय ने कहा, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। अगर उस आदमी का मुंह बंद कर भी दिया जाए, असली खतरा फिर भी हमारे सर पर मंडराता रहेगा। उसने रुक कर एक सिगरेट सुलगाई और फिर बोला, क्योंकि होटल के कंबल में लिपटी और कार की डिक्की में बंद हरिहर की लाश शहर भर में घूमती फिर रही है और वो एम्बेसडर कार किसी और की ना होकर हरिहर के जीजा की है। अब पुलिस जानती है आज रात वो कार मेरे कब्जे में रही थी। इसका सीधा सा मतलब है लाश का पता चलते ही पुलिस फौरन मेरी छाती पर आ चढ़ेगी। तुमने हरिहर के जीजा का जिक्र किया है? हाँ, आप जानती हैं उसकी बहन यहीं विराटनगर में रहती है। मुझे सिर्फ इतना पता है उसकी 2 बहनें थीं, लेकिन ना तो मैं उन्हें जानती हूँ और ना ये मुझे मालूम है कि वो कहाँ रहती हैं। आज रात एक और जानकारी मुझे हासिल हुई है। उसका भी इस मामले में शायद उसकी बहन का भी कोई ताल्लुक़ हो सकता है। अजय ने कहा, मैंने सुना है हरिहर हाल ही में अपने किसी संगीन जुर्म में शामिल रहा है और पुलिस को उसकी तलाश है। आप इस बारे में कुछ जानती हैं? मैं भला कैसे जान सकती हूँ? मैंने तो बरसों से उसके बारे में कुछ सुना तक नहीं है। अजय ने खोजपूर्ण निगाहों से उसे घूरा। मुझे याद है आपने एक बात बताई थी, उसने कहा और फिर हिचकिचाता सा बोला, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ये पूछा है कि हो सकता है जानबूझकर या अनजाने में आपको छुपा गई हूँ या फिर किसी वजह से आप मुझे बताना मुनासिब नहीं समझ रही। मैंने ना तो कुछ छुपाया है और ना ही झूठ बोला है। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? वो सीधी अजय की आंखों में झांकती हुई बोली। अजय ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। मैंने किसी शक की वजह से नहीं पूछा था। फिर देखिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आगे भी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए इस मामले में मुझे हर बात की सही जानकारी होनी चाहिए ताकि मैं समझ सकूं कि सारे सिलसिले में मेरी अपनी क्या पोजीशन है। मैंने जो कुछ बताया है आपको एक एक लफ्ज़ सच है अजय, वो ठोस स्वर में बोली। वैसे ये सुनकर कोई ताज्जुब मुझे नहीं हुआ कि हरिहर किसी संगीन जुर्म में शामिल रहा था, क्योंकि शरीफ आदमी तो वो कभी रहा ही नहीं। अगर पुलिस को उसकी तलाश है यानी कि वो फ़रार मुजरिम था, तो ये तो हमारे हक़ में फ़ायदेमंद साबित होगा। कैसे? जब पुलिस को उसकी लाश मिलेगी तो क्या वो लोग चलो अच्छा हुआ एक बदमाश कम हो गया सोचकर चुपचाप केस क्लोज़ नहीं कर देंगे? मेरा मतलब है उसे किसने शूट किया ये पता लगाने की ज़्यादा कोशिश वो नहीं करेंगे। आपका ये विचार कुछ हद तक सही भी है और इससे भी हालात में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। क्यों? अगर पुलिस को हरिहर की तलाश थी और वो वाकई किसी संगीन जुर्म का फरार मुजरिम था, तो पुलिस उसके हत्यारे का पता लगाने की पूरी कोशिश करेगी। अजय विचारपूर्ण वक्त बोला, दरअसल आपको की गई गुमनाम फ़ोन कॉल ने इस मामले को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। आप उस फ़ोन वार्ता के बारे में सोचते हुए याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या फ़ोनकर्ता की बातों से लगता था कि उसके विचारानुसार आपके हरिहर से नज़दीकी ताल्लुकात थे। आप उसको
या उससे हाल ही में हालात से वाकिफ़ थी? समझी नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हो? आपको मेरे बताने से पता चलता है कि हरिहर किसी संगीन जुर्म में फंसा हुआ था। जब आपको फ़ोन किया गया था तब इस बारे में कोई जानकारी आपको नहीं थी, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि इस बात को आप तब भी जानती थी। अब आप उस फ़ोन में जो बातचीत आपकी हुई थी उसे याद कीजिए और सोच कर बताइए कि क्या फ़ोन करने वाले की बातों से आपको ऐसा लगता था? उसके विचार के अनुसार भी आप इस बात को जानती थी और वो हरिहर का कोई साथी भी तो हो सकता था। समझ में नहीं आता इस सवाल का जवाब कैसे दूं अजय। जहाँ तक मुझे याद है उसने साफ साफ तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। अलबत्ता उसकी बात और लहजे से ऐसा ज़रूर लगता था मानो उसे पता था कि 1 लाख रुपए के एवज में जो चीज़ वो मुझे देना चाहता है उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और साथ में मुझे ये भी महसूस हुआ कि उसके विचार के अनुसार 1 लाख रुपए में उससे वो चीज़ लेने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। आखिर वो सिहर सी गई प्रतीत हुई, जबकि उस चीज़ की कतई कोई जानकारी मुझे नहीं है। असलियत ये है कि उस आदमी की कोई बात ना तो मेरी समझ में आ रही थी और ना ही मुझे सोच रहा था कि उसे एक जवाब कैसे दूं। और अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्यों ये सवाल उठा रहे हो। हमारी तो एकमात्र चिंता है विकी। हमने हर कीमत पर उसे इस बखेड़े से दूर रखना है, और अगर हम उस आदमी को पैसा देकर अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो क्या हमारी फिक्र दूर नहीं हो जाएगी? आप शायद भूल रही हैं कि विक्की के साथ साथ हम दोनों भी इसमें फंसे हुए हैं, अजय ने उसे याद दिलाते हुए बोला। और अगर आज रात की हमारी कार गुजारियाँ ओपन हो जाती हैं और हम दोनों पर भी इतने गंभीर आरोप लगाए जाएंगे कि उनसे बच पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तब तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस किस्से को हम इसी स्टेज पर निपटा दें। वो तेजी स्वर में बोली, लो देखो। उसने फ़ौरन अपना हैंडबैग उठाया, उसे खोलकर 100 रुपये के नोटों की 2 गड्डियाँ निकालकर मेज़ पर डाल दी। गिन लो, पूरे 20,000 रुपये हैं। वो हाफती से बोली, फ़िलहाल इससे ज़्यादा मैं स्पेयर नहीं कर सकती, इन्हें रखो। बाकी रकम का इंतज़ाम खुद कर लेना, और उस रकम का मैं तुम्हें प्रोनोट लिख दूँगी और 2 दिन में बम्बई से पैसे मंगवा कर तुम्हें वापस कर दूँगी। देखो, इनकार मत करना, वरना हम माँ बेटी तबाह हो जाएंगे। मैं मानती हूँ तुम पर इतना ज़्यादा बोझ डालकर मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रही हूँ, लेकिन मजबूरी है। इसके अलावा कोई सहारा भी तो नहीं मेरा। अजय ने जवाब नहीं दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसूलन रकम देने के वह सख्त खिलाफ था, लेकिन कांता सबलबार इस बुरी तरह अड़ गई थी कि टस से मस होने के लिए कतई तैयार नहीं थी। सब कुछ आनन फानन में निपटा देने के लिए वो मरी जा रही थी, जबकि वो ऐसा काम हरगिज़ नहीं था कि जल्दबाजी में किया जाए, क्योंकि उसका नतीजा नुकसानदेह ही साबित होना था। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। स्टैम्प पेपर है तुम्हारे पास? क्या करोगी? प्रोनोट लिखना है? नहीं, स्टैम्प पेपर मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो फिर रसीदी टिकट? हाँ, वो मिल जाएगा। एक सादा कागज़ और रसीदी टिकट दे दो। अजय हिचकिचाहट में पड़ गया। क्या बात है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? रकम डूब जाने का अंदेशा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप बहुत जल्दबाजी कर रही हैं। मैं ठीक कर रही हूँ, मुझे मेरे ढंग से मेरी करने दो जो मैं कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कर दो बस। ओके। अजय बेमन से उठा। उसने अपने राइटिंग डेस्क से एक सादा कागज़ और रसीदी टिकट लाकर उसे दे दिया। थैंक यू, वो बोली। उसने अपने हैंडबैग से बॉल पेन निकाल कर बड़े इत्मीनान से 80,000 रुपये का प्रोनोट लिखा और साइन करके अजय की ओर बढ़ा दिया। लो, और मेहरबानी करके बाकी रकम का इंतज़ाम कर दो। अजय का चेहरा पूर्णतया भावविहीन था। उसने प्रोनोट लेकर गौर से देखा, फिर बड़े ही विचारपूर्ण ढंग से मोड़कर उसे जेब में रख लिया। मेज पर पड़ी नोटों की गड्डियाँ भी उठाकर उसने दूसरी जेब में ठूस ली। ठीक है कांता जी, हालांकि ब्लैकमेलर की धमकी के सामने झुकना मेरे उसूलों के खिलाफ है, लेकिन आप जिद पकड़ के बैठी हैं तो आपकी खुशी के लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अजय ने अपने रिस्ट वॉच पर दृष्टिपात किया। उस आदमी ने आपको किस वक्त फ़ोन किया था? सही वक्त तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 11 बजे के बाद ही किया था। शायद 11:05 या 10 मिनट पर। उसके बाद मैं सीधी यहाँ आ गई थी।
और उसने कितनी मोहलत दी थी? मतलब रकम का इंतज़ाम करने के लिए आपको कितना वक्त दिया था? 3 घंटे। तो अब 2:07 हुए हैं। इसका मतलब वो दोबारा फ़ोन करने ही वाला होगा। हाँ, मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया था। यहाँ का नंबर देते समय आपने उसे ये तो नहीं बताया कि मेरा फ़ोन नंबर है? नहीं। फिर भी कुछ तो कहा ही होगा। सिर्फ इतना कहा था कि ये मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन नंबर है जो रकम का इंतज़ाम करने में मेरी मदद कर सकता है। क्योंकि वो फ़ोन पर तुम्हारे बारे में बता चुका था, इसलिए मैंने उसे बताना मुनासिब नहीं समझा कि सीधी तुम्हारे पास ही आऊँगी। अच्छा किया ये आपने। अब फ़ोन आने पर मैंने क्या करना है? उससे कहिए आप अपने उसी दोस्त के पास हैं और वो रकम का इंतज़ाम कर रहा है। फिर रिसीवर मुझे दे देना। मैं उससे तय कर लूँगा कि कैश लेने के बाद वो कहाँ पे आना चाहता है या मुझे कहाँ बुलाना चाहता है। रात के इस वक्त पे तुम 80,000 का इंतज़ाम कर लोगे? अजय ने सर हिलाकर हामी भर दी। इसकी फ़िक्र मत करिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर वो लापरवाही से तनिक रुक कर बोला, दरअसल इस वक्त मुझे इससे कहीं ज़्यादा दूसरी फ़िक्र सता रही है। कैसी? हाँ, मैं एम्बेसडर को डिक्की में बंद आपके पति की लाश के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ, जो इस वक्त न जाने कहाँ है। अजय ने कहा, ब्लैकमेल की समस्या को तो मैं हल कर लूँगा, लेकिन उससे दूसरी समस्या फिर भी हल नहीं होगी। ओह, वो निराश स्वर में बोली, मुझे उम्मीद है। अजय उसकी बात काटता हुआ बोला, या तो हरिहर का जीजा खुद ही मुझे तलाश करता हुआ मेरे पास आ पहुँचेगा, वरना मुझे किसी भी तरह उस एम्बेसडर को हथियाने की कोशिश करनी होगी। सहसा टेलीफोन की घंटी बज उठने पर उसकी बात अधूरी रह गई। आदत के मुताबिक पहले तो उसने रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसने अपना हाथ खींचकर उसे संकेत कर दिया, आप ही उठाइए, हो सकता है उसी आदमी का फ़ोन हो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठा लिया और सहमी सी आवाज़ में बोली, हेलो। सामने बैठे अजय की निगाहें उस पर जमी थी। दूसरी ओर से जो कहा गया उसे सुनकर स्त्री के चेहरे पर व्याप्त व्याकुलता और तनाव के भाव लुप्त हो गए। यस, मैंने इंतज़ाम कर लिया है। मेरा एक फ्रेंड अविनाश रकम का प्रबंध करने मेरी मदद कर रहा है। तुम उससे बातें करके तय क्यों नहीं कर लेते? उसने रिसीवर अजय की ओर बढ़ा दिया। वो जानना चाहता है कि तुम कब और कहाँ उसे रकम डिलीवर करोगे। अजय रिसीवर लेकर सूखे भाव में बोला, अविनाश स्पीकिंग। रकम तैयार है? अजय बुरी तरह चौंका, मगर प्रकट में सामान्य रहा। जवाब में लाइन पर जो आवाज़ उभरी थी वो उसे फ़ौरन पहचान गया था। उस आवाज़ को पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर प्रताप चंद के ऑफिस में भी वो सुन चुका था। उस आवाज़ का स्वामी कोई और न होकर खुद हरबंस लाल था, उसी एम्बेसडर का मालिक जिसकी डिक्की में लाश बंद थी और जिसे वापस पाने के लिए अब वो पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह मरा जा रहा था। हाँ, मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ, वो बोला। थोड़ा टाइम और लग जाएगा, यही कोई आधा घंटा। मैं सारी रकम तैयार रखूँगा। ओह नहीं नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूरे 1 लाख रुपए? हाँ, पूरे 1 लाख रुपए। अजय ने पूछा, रकम कहाँ डिलीवर करनी है? बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और बात सुन लो। इस मामले में ना तो तुम्हारी कोई चालाकी करनी है और ना ही पुलिस को बीच में लाना है। हाँ हाँ, बेफिक्र रहो, ऐसे ही होगा। तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से जगह बता दो। तुमने कितनी देर कहा था? आधा घंटा? हाँ, लेकिन इससे पौना घंटा कर लो, क्योंकि 80,000 का इंतज़ाम तो हो चुका है। मैं बाकी 20,000 का इंतज़ाम करने में लगाऊँ। ओके, पौने घंटे बाद तुम अकेले रकम लेकर आओगे। कहाँ? पौने घंटे के बाद तुम रकम लेकर आओगे। कहाँ? अपर बीच रोड के आखिरी क्रॉसिंग के दूसरी ओर, उस जगह जहाँ वो सड़क बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। समझ गया। अजय अपने रिस्ट वॉच पर निगाह डालकर बोला, ठीक 45 मिनट बाद मैं तुम्हारी बताई जगह पर पहुँच जाऊँगा। तुम भी अकेले आओगे ना? श्योर, मगर एक बार फिर सुन लो, अगर तुम रकम नहीं लाए या किसी किस्म की कोई और चालाकी करने की कोशिश की तो उस औरत से कह देना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं बता दूंगा, कहकर अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। उसने बड़े ही आश्वासनपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कांता की ओर देखा। सब ठीक हो गया है, मैंने सिर्फ इतना करना है कि पौने घंटे में जाकर उसे 1 लाख रुपए दे दूँ। क्या तुम इतने कम वक्त में बाकी रकम का इंतज़ाम कर लोगे?
अजय मुस्कुराया। मामूली काम है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करिए, सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वो उठकर खड़ी हो गई। मैं टॉयलेट जाना चाहती हूँ, किधर है? अजय ने बता दिया। वो कमरे से निकली और बीच वाले एक कमरे में गुजरकर टॉयलेट में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अजय अपनी कुर्सी में तना बैठा रहा। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। उसके दिमाग में विचारों का तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। सहसा उसके होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कान तैल गई। वो आगे झुका, दूसरा सोफ़ा चेयर की बगल में रखा कांता का हैंडबैग उठा लिया। उसने खोलकर अंदर हाथ डाला, जल्दी जल्दी अंदर पड़ी चीज़ें टटोलने लगा। उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक चाबी थी, पीतल की, जिस कीरिंग में वो पिरोई हुई थी। उसमें नंबर खुदा हुआ था 810। चाबी जेब में रखकर अजय ने बैग पुनः बंद कर लिया और वापस उसी स्थान पर रख दिया जहाँ से उसे उठाया था। जब कांता टॉयलेट से वापस कमरे में लौटी, अजय कुर्सी के पुष्ट से पीठ सटाए बैठा सिगरेट फूंक रहा था। वो अपनी कुर्सी में बैठ गई और संक्षिप्त मौन के बाद हिचकिचाती सी बोली, 45 मिनट का समय ज़्यादा नहीं होता अजय, अभी तुमने रकम का इंतज़ाम भी करना है, इसलिए मेरे विचार से वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अजय मुस्कुराया। मैं कह चुका हूँ, अब किसी फ़िक्र की बात नहीं है, आप फ़िक्र मत करें। लेकिन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसके स्वर में उतावलापन था। जब आप टॉयलेट गई हुई थी तो मैंने अपने एक दोस्त को रकम तैयार करने के लिए फ़ोन कर दिया था। अजय सफ़ेद झूठ बोलता हुआ बोला। उसने यकीन दिला दिया था कि रकम तैयार मिलेगी। बस मैं उसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़ोन आते ही मैं चला जाऊँगा। स्त्री के चेहरे पर प्रसन्नतापूर्ण मुस्कुराहट पुत गई। ओह, यू आर रियली ग्रेट अजय। इस खुशी में मैं एक ड्रिंक लेती हूँ, फिर यहाँ से चली जाऊँगी। ज़रूर, अब आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं, अजय ने कहा और फिर जानबूझकर हिचकिचाहट का प्रदर्शन करता हुआ बोला, लेकिन जहाँ तक जाने का सवाल है, जब तक मैं उस आदमी से मिलकर वापस नहीं लौट आता, एहतियातन आपको यहीं रहना पड़ेगा और यही बेहतर होगा। क्यों? हालांकि किसी प्रकार की गड़बड़ होने की उम्मीद तो मुझे नहीं है, अजय विचारपूर्वक बोला, लेकिन ऐन वक्त पर गड़बड़ हो जाने की संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ आप यहीं रहें, ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं फ़ौरन आपसे कांटेक्ट कर सकूँ। दूसरे विक्की को भी इससे पूरी तरह से अलग मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम लौट कर सीधे यहीं आओगे? हाँ, अजय ने जवाब दिया और फिर अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालता हुआ बोला, फ़ोन क्यों नहीं आया? तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। अजय ने तुरंत रिसीवर उठा लिया। अजय स्पीकिंग। आशानुसार जवाब में लाइन पर विमल की आवाज़ उभरी। मिल गया बॉस, मेरा अंदाज़ा 100% सही निकला। हमारा आसामी वाकई पुलिस की वांटेड लिस्ट में है। फ़ोन पर ही जानकारी दे दूँ? नहीं, तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहीं से लूँगा। सब मिल गया ना? हाँ, काफ़ी मिल गया। आपके कैबिन में बैठा हूँ। गुड, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अजय ने फ़ोन रख दिया। मैंने कहा था ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे दोस्त ने सारा इंतज़ाम कर दिया। उससे मिलने के बाद मैं आपके फ़ोन करता से जा मिलूँगा और फिर 1 घंटे तक वापस लौट आऊँगा। ओके, मैं यहीं इंतज़ार करूँगी। ये ठीक रहेगा। अजय उठकर बेडरूम में पहुँचा। उसने अपने कपड़े उतार कर लाइट ग्रे कलर का सूट पहना और ग्रे फेल्ट हैट सर पर जमा लिया। हालांकि गर्मी में इस लिबास में उसे असुविधा तो होनी ही थी, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी था। एहतियातन उसने अपना 32 कैलिबर का स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर भी साथ ले लिया। वो वापस ड्राइंग रूम में पहुंचा। कोई खतरे की बात तो नहीं? स्त्री ने जानना चाहा। ब्लैकमेलर से सौदा करने में खतरा तो रहता ही है, लेकिन आप फिक्र मत करिए, ऐसे खतरों से मुझे निपटना आता है। अचानक वो तेज़ी से उठी और अजय के पास जाकर उसे बाहों में भर लिया। मैं जानती हूँ, वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। इंतज़ार के दौरान मैं भगवान से तुम्हारी सही सलामत लौट कर आने की प्रार्थना करूँगी। नाउ किस मी प्लीज़। अजय ने अपना सर नीचे झुकाकर बेमन से उसके होठों पर चुंबन जड़ दिया, स्वयं को उसकी बाहों से मुक्त किया और उसका कंधा थपथपाकर फ्लैट से निकल गया। वह लिफ्ट के द्वारा नीचे पहुंचा। इमारत से बाहर आकर गैराज में से अपनी मोटरसाइकिल निकाली और थंडर के ऑफिस की ओर रवाना हो गया। अजय थंडर के ऑफिस पहुंचा। विमल उसी के कैबिन में बैठा इंतजार कर रहा था।
अजय को सूट और फेल्ट हैट में देखकर कई पर हैरानी से वो उसे ताकता रहा, मगर उसने इस बारे में कुछ कहा नहीं। उसके सामने डेस्क पर एक अखबार मुड़ा रखा था। ये सलीमपुर से निकलने वाला 2 दिन पुराना एक लोकल अखबार है बॉस, आप खुद ही पढ़ लीजिए, इसी में वो फ़ोटो भी छपी है। अजय डेस्क के पीछे अपनी कुर्सी पर जा बैठा। उसने अखबार खोलकर डेस्क पर फैला लिया और मुख्य पृष्ठ पर मोटी मोटी सुर्खियों में छपा था, बैंक में दिन दहाड़े डकैती। नीचे पासपोर्ट साइज़ की उस मृत आदमी की फ़ोटो छपी थी जिसे अजय ने आखिरी दफ़ा एम्बेसडर कार की डिक्की में देखा था। फ़ोटो के नीचे छोटे शब्दों में लिखा था, इस हत्यारे के बारे में यकीन किया जाता है कि वो नदी में डूब गया। समाचार लंबा और करीब 4 कॉलम में फैला हुआ था। अजय ने अखबार एक तरफ खिसका कर सिगरेट सुलगा ली। इसे पढ़ने में काफ़ी वक्त लगेगा, बेहतर होगा कि तुम ही छोटे में बात बता दो। विमल मुस्कुराया, ओके बॉस, और फिर उसने कहना आरंभ किया, परसों यानी सोमवार दिन में 2 बजने से 5 मिनट पहले का किस्सा है ये। सलीमपुर के बाहरी भाग में एक स्थानीय बैंक में 2 हथियारबंद आदमी पहुंचे। उनमें से एक ने बैंक के गार्ड की बंदूक पर कब्जा करके बैंक का गेट बंद कर दिया। दूसरे ने इस बीच पिस्तौल निकालकर कर्मचारियों समेत प्रत्येक व्यक्ति को कवर करते हुए चेतावनी दी, सब अपने हाथ ऊपर कर लें, कोई भी अपनी जगह से ना हिले, वो लोग बैंक लूटने आए हैं। उस समय वहाँ कर्मचारियों सहित 17 लोग थे। पिस्तौलें तनी होने की वजह से सब आदेश पालन करने पर मजबूर हो गए, डर गए वो। फिर डाकुओं ने एक युवक कैशियर किशन लाल के अलावा गार्ड समेत उन सबको एक कोने में इकट्ठा कर लिया। एक डाकू उन लोगों को कवर किए खड़ा रहा और दूसरे ने अपनी जेब से प्लास्टिक का एक बड़ा सा मजबूत थैला निकालकर कैशियर को देते हुए आदेश दिया कि सारे नोट उसमें भर दे। कैशियर की हालत ख़राब थी। सामने तनी पिस्तौल की शक्ल में उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो चुपचाप थैली में नोट भरने लगा। बाद में पता चला वो कुल रकम करीब 8 लाख रुपए की थी। फिर उन्होंने कैशियर को आदेश दिया, नोटों का थैला उठाकर उनके साथ बैंक से बाहर चले और शेष लोगों को चेतावनी दी, अगर किसी ने पुलिस को बुलाया या पीछा करने की कोशिश की तो वो कैशियर को, जिसे बंधक बनाकर साथ ले जाने हैं, शूट कर देंगे। कैशियर को थैला ले जाना पड़ा और दोनों डाकू उसे साथ लिए बैंक से बाहर आ गए। गार्ड की बंदूक को पहले ही दीवार के कोने में मारकर उसकी बट तोड़कर वहीं डाल दिया था। सारा काम मुश्किल से 10 मिनट में हो गया था। बाद में पता चला कि बैंक में जा रही टेलीफोन लाइन को वो बैंक में आने से पहले ही काट चुके थे। कैशियर सहित बैंक से निकलकर वो सड़क पर खड़ी अपनी कार की ओर बढ़ गए, जिसका इंजन चालू था और ड्राइवर सीट पर एक औरत बैठी थी। डाकुओं ने अपनी पिस्तौलें कैशियर पर ताने रखने के बजाय छुपा ली थी, इसलिए सड़क पर आते जाते लोगों का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। वे लगभग अपनी कार के पास पहुंचे ही थे कि बैंक मैनेजर, जिसके पास लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर थी, लेकिन डकैती के दौरान इत्तेफाक से वो भी अपने कैबिन में ना होकर बाहर मेन हॉल में ही मौजूद था, अपने डेस्क की ड्रॉर से रिवॉल्वर निकालकर दौड़ता हुआ बैंक से बाहर निकला। वो बुरी तरह बौखलाया हुआ था और इसी बौखलाहट में उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं में से एक ने जवाबी फायर कर दिया। उसकी 2 गोलियां मैनेजर के सर में आ घुसी और वो वहीं ढेर हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या हरी या हरिहर ने, जो भी इसका नाम है, इसने की थी। फिर उन्होंने कार का अगली सीट वाला दरवाज़ा खोलकर कैशियर को अंदर धकेल दिया और नोटों वाला थैला पिछली सीट पर डाल दिया। लेकिन जैसे ही वो दोनों कार में सवार हुए, अचानक वो कार तूफानी रफ्तार से बाहर खड़ी हुई। वे दोनों वहीं रह गए। किशन लाल और नोटों से भरे थैले को लेकर कार दौड़ गई। जब तक पुलिस को फ़ोन किया गया और सड़क पर आते जाते लोगों को असलियत का पता चला, पीछे छूट के दोनों डाकू भी सड़क पर खड़ी एक पुरानी कार लेकर उसी दिशा में भागने में कामयाब होकर जिधर पहली कार गई थी। फिर पुलिस आ पहुंची और तूफानी रफ्तार से डाकुओं का पीछा आरंभ कर दिया। पहली कार की तो गंध पुलिस को नहीं मिली, लेकिन दूसरी कार संभवतः पुरानी होने की वजह से ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रही थी और हाईवे पर पुलिस के पहुंचने के बाद वो पुलिस को नज़र आने लगी। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने का पता चलते ही डाकुओं ने कार और तेज़ दौड़ाई। आगे नदी का पुल था। पता नहीं वो लोग घबरा गए या कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए, पता नहीं, कुछ तो हो गया। बहरहाल हुआ ये कि पुल पर लगी लकड़ी की रेलिंग को तोड़ती हुई कार नीचे जा गिरी। उस स्थान पर पानी की गहराई करीब 15 फुट थी और बहाव बहुत तेज़ था। पुलिस जब तक वहाँ पहुँची, कार डूब चुकी थी। शाम को जब कार निकाली गई तो अपने डूबने के स्थान से करीब 400 गज दूर मिली और उसमें कोई नहीं था।
एक्सीडेंट जिस ढंग से हुआ था उससे आमतौर पर यकीन कर लिया गया कि दोनों डाकू मर चुके थे और उनकी लाशें तेज बहाव के कारण तेजी से बहती हुई वहाँ से दूर चली गई थी। लेकिन उन दोनों में से कम एक तो बच ही गया था। अजय अखबार में छपी तस्वीर को इशारा करते हुए बोला, हाँ, और इस बात को सिर्फ आप और मैं ही जानते हैं। विमल सहमति सूचक सर हिलाकर बोला। उसका नाम अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हरिमोहन था, लेकिन बैंक डकैती में शामिल उसके दूसरे साथी की शिनाख्त नहीं हो सकी। तो फिर उसी के बारे में कैसे पता चला? वो महज इत्तेफाक था। मतलब बैंक में डकैती के बाद जब दोनों डाकू भाग रहे थे, संयोगवश सलीमपुर के एक होटल का मालिक भी वहां आ पहुंचा था। उसने हरिमोहन को पहचान लिया और बाद में पुलिस को बताया कि वो आदमी एक औरत के साथ हफ्ते भर से उसके होटल में ठहरा हुआ था। होटल के मालिक ने औरत का जो हुलिया बताया, चश्मदीद गवाह के मुताबिक वो उस औरत पर पूरी तरह फिट बैठता था, जो डकैती की रकम और कैशियर को कार में लेकर भाग गई थी। पुलिस को होटल में उसके कमरे की तलाशी के दौरान एक नॉवल में हरिमोहन की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी मिली थी और वही फ़ोटो अखबार में छपी है। वो दोनों सलीमपुर में पूरी तरह अजनबी थे। जाहिर है, होटल में हफ्ता भर ठहरने के दौरान वो बैंक डकैती की योजना बनाते रहे थे और उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बैंक की निगरानी करने से लेकर दूसरी ज़रूरी तैयारियां करते रहे थे। डकैती की रकम और कैशियर का क्या हुआ? कैशियर तो उसी रात मिल गया था। उसके जिस्म पर जगह जगह खरोचों के निशान थे। वो बिल्कुल बदहवासी की हालत में था। अखबार में छपी खबर के मुताबिक उसका कहना था कि डकैती की वजह से पहले ही उसके होश उड़े हुए थे और फिर जब उसे कार से धकेल दिया गया तो दहशत के मारे उसकी हालत और ख़राब हो गई। बची कुची कसर तब पूरी हो गई जब उस औरत ने एक हाथ से कार ड्राइव करते हुए दूसरे से अपनी जांग के नीचे से निकाल कर उस पर रिवॉल्वर तान दी। वो बुत बना बैठा रहा। उसे लगा कि अब तो उसे किसी भी क्षण हार्ट फेल हो जाएगा। अंत में औरत ने एक स्थान पर कार रोकी, उसके सर पर रिवॉल्वर से वार किया, उसे बेहोश किया और होश में आने पर उसे पता चला कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो एक खेत में पड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से किसी तरह उसने अपने आप को खोला, गिरता पड़ता सामने रोड पर पहुंचा और काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद एक ट्रक ने उसे लिफ्ट में दी। तब कहीं जाकर वो सलीमपुर वापस पहुंचा। उसी रात करीब 12 बजे वो कार भी सलीमपुर के बाहरी भाग में पुलिस को मिल गई, लेकिन ना तो उसमें औरत थी और ना ही डकैती की रकम। अखबार में खबर छपने तक पुलिस को औरत या रकम का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। कहकर विमल तनिक रुका और फिर बोला, अखबार में छपा समाचार तो आपने सुन लिया, अब आगे सुनिए। सलीमपुर में मेरा एक दोस्त है। ये समाचार पढ़ने के बाद मैंने विराटनगर और सलीमपुर के बीच टेलीफोन की एसटीडी सुविधा का लाभ उठाते हुए उसे फ़ोन करके इस केस के बारे में ताज़ा जानकारी देने को कहा। उसने वादा किया है जितना जल्दी हो सकेगा पता लगाकर मुझे फ़ोन करेगा। खैर, उसका फ़ोन तो जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा। आप बताइए, इस कहानी के मद्देनज़र रखते हुए अपने मौजूदा सिलसिले के बारे में कोई ठोस नतीजा निकाल सकते हैं या इस कहानी से उस पर कोई नई रोशनी पड़ती है? अजय ने सर इनकार में हिला दिया। इस बारे में फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता ये सही है कि ये कहानी कमोबेश उस सिलसिले में फिट बैठती नज़र आती है। हरिमोहन का असली नाम संभवतः हरिहरन नाथ गुप्ता था, जिसे उसने किसी वजह से बदल लिया था। वो पेशेवर बदमाश था और कई बार सजा भी काट चुका था। इससे ये भी पता चलता है कि क्यों वो पैसे की खातिर विराटनगर आया और अपनी बहन के पास जा पहुंचा, क्योंकि उसकी ये तस्वीर विराटनगर के किसी अखबार में नहीं छपी है। इसलिए इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके इस मुसीबत की जानकारी उसकी बहन या जीजा हरबंस लाल को नहीं थी। या हो सकता है उसने खुद ही बता दिया हो, या ये पूरी कहानी ना सुनाकर सरसरी तौर पर बता दिया कि पुलिस को उसकी तलाश थी। अगर ऐसा हुआ है तो साफ जाहिर है कि हरबंस लाल उससे अपना कोई रिश्ता होना जाहिर करके खुद को इस पखड़े में नहीं फंसाना चाहता था। यही वजह है अगर उसने हरिहर को मेघदूत होटल जाने के लिए कार दी भी थी तो भी इस बात को कबूल करना वो नहीं चाहता होगा। और आपकी वो कांता सब्रवाल, जहाँ तक मैं समझता हूँ हरिहर के इस कांड की जानकारी उसे भी नहीं थी। अजय ने कहा, वैसे तो मैं जानकारी के लिए बता दूँ, आज रात तुमसे अलग होने के बाद इस सिलसिले में एक नया मोड़ आ गया है। क्या? जब मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहाँ बैठी कांता सब्रवाल मेरा इंतज़ार कर रही थी। बड़ी फिक्रमंद और डरी हुई थी। उसे किसी ने गुमनाम कॉल किया था।
और अजय ने सारी बात विमल को बता दी। रकम के एवज में उसने एक ऐसी चीज़ कांता को ऑफ़र की है जिसके बारे में उसका दावा है कि हरिहर कांता से मिलने जाने से पहले उसके पास अमानत के तौर पर वो चीज़ रख गया था। क्या चीज़ हो सकती है वो? पता नहीं, कांता सवाल को ही पता होगा। उसका कहना है कि चीज़ की जानकारी होना तो दूर रहा, उसे तो ये भी समझ में नहीं आया कि आदमी किस बारे में बात कर रहा था। अनुमान तक नहीं लगा सकती, लेकिन इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि फ़ोन करता उसे और उसकी बेटी को हरिहर की मौत के झमेले में ज़रूर फंसा सकता है। यही वजह है कि इस आदमी का मुंह बंद करने के लिए वो रकम देने के लिए मरी जा रही है। कहकर अजय ने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। अब मुझे चलना चाहिए, रकम डिलीवर करनी है, थोड़ा जल्दी पहुंचना ही बेहतर होगा। तुम स्टाफ कार की चाबी मुझे दे दो। विमल के चेहरे पर घोर अविश्वासपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। ये तो सीधी ब्लैकमेलिंग है बॉस। आप एक ब्लैकमेलर को रकम देने जा रहे हैं? अजय मुस्कुराया। हाँ, क्यों? क्या तुम मेरा हुलिया नहीं देख सक रहे हो? वो तो देख ही रहा हूँ, लेकिन 1 लाख रुपया? इतनी नगद रकम उस औरत ने आपको दे दी? अजय की मुस्कुराहट गहरी हो गई। नहीं, उसने तो सिर्फ 20,000 रुपये दिए हैं। वो बम्बई से यहाँ बेटी की शादी करने आई है, इसलिए ज़्यादा वो स्पेयर नहीं कर सकती। बाकी रकम का उसने मुझे प्रोनोट लिख कर दे दिया है, और तुम्हारे पास उसकी निगाहों में मैं बाकी रकम लेने आया हूँ। रकम को गोली मारो और तो मुझे चाबियाँ दो। विमल ने जेब से निकालकर स्टाफ कार की चाबियाँ उसे दे दी। लेकिन आप करना क्या चाह रहे हैं? उस आदमी से बातें करूँगा, अजय ने लापरवाही से कहा। ये पता लगाने की कोशिश करूँगा कि हरिहर ने ऐसी क्या चीज़ बतौर अमानत उसके पास छोड़ी थी जिसकी कीमत वो 1 लाख रुपये समझता है। आपके विचार से वो फ़ोन करता क्या बैंक रॉबरी में शामिल हरिहर का दूसरा साथी हो सकता है? विमल ने पूछा। अगर हरिहर नदी में डूबकर नहीं मरा तो हो सकता है वो भी ना मरा हो सकता है, अजय ने कहा, लेकिन उसके स्वर में संदेह का स्पष्ट पुट था। तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। अजय ने फ़ोन की ओर हाथ बढ़ाने का कोई उपक्रम नहीं किया। विक्रम ने फ़ोन उठाया। यस विमल, दूसरी ओर से जो कहा गया उसे सुनने के बाद, वेट अ मिनट, उसने डेस्क पर रखा राइटिंग पैड अपनी ओर खींचा और बॉल पेन उठाकर कहा यस, और वो शॉर्ट हैंड में जल्दी जल्दी लिखने लगा। और इस बीच में वो यस आई गॉट इट बोलता जा रहा था। थैंक यू वेरी मच, अंत में उसने कहा। इट मे बी क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और संबंध काट दिया। उसने अजय की ओर देखा। अजय खड़ा हो चुका था, जाने के लिए तैयार था। बॉस, मेरे दोस्त का सलीमपुर से फ़ोन था। बैंक डकैती केस के बारे में उसने ताज़ा जानकारी दी है और इसमें काफ़ी दम लगता है। अजय पुनः बैठ गया। जल्दी बताओ, मेरे पास समय नहीं है। आपको याद है मैंने बताया था बैंक कैशियर किशन लाल को बंधक बनाया गया था? हाँ, उसकी हत्या कर दी गई है। अजय ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसकी लाश आज ही रात उसके घर में पड़ी पाई गई है। लाश की जांच के बाद पुलिस का अनुमान है कि उसकी मृत्यु हुए कम से कम 12 घंटे ज़रूर हो गए थे, और लाश पर पाए गए निशानों से साफ पता चला कि बड़ी बेरहमी से उसे शारीरिक यातनाएं दी गई थी और आखिर में पीट पीट कर उसे जान से मार दिया गया था। और ये काम किसी अनाड़ी का ना होकर पेशेवर बदमाश का था। उसने अपने नोट्स पर निगाह डाली। उसके नाखून जड़ से उखाड़ दिए गए थे। उसकी पलकें तथा कानों पर जलती सिगरेट के द्वारा दाग लगाए गए थे। क्या पुलिस के विचार के अनुसार उसकी हत्या का बैंक डकैती से ताल्लुक़ है? ऐसा कोई ताल्लुक़ यकीनी तौर पर पुलिस कायम नहीं कर पाई है। अलबत्ता उन लोगों का अनुमान यही है, क्योंकि ज़ाहिरा तौर पर कोई और मोटिव उन लोगों के सामने नहीं है। ऐसा लगता है किशन लाल बड़ा ही सीधा साधा आदमी था। बैचलर था शायद, उम्र 27-28 साल की थी। ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि किसी किस्म का कोई ऐब उसमें था। बैंक से उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी और उसकी गिनती बैंक के मेहनती और कुशल कर्मचारियों में होती थी। बैंक डकैती और कैशियर की हत्या का टाइम टेबल क्या रहा था? डकैती सोमवार दोपहर बाद 2 बजे के कुछ एक मिनट पहले हुई थी। उसी रात बदहवासी की हालत में किशन लाल वापस सलीमपुर पहुंचा। विमल पुनः अपने नोट्स पर निगाह डालते हुए बोला। पुलिस ने उसका बयान लिया और डॉक्टरी उपचार दिलाकर उसे घर पहुंचा दिया। मंगलवार को वो बैंक में अपनी ड्यूटी पर देर से पहुंचा। उस समय वो काफ़ी सहमा हुआ था और फिर उसने 2 दिन की स्पेशल लीव देकर उसे घर भेज दिया गया। वो अकेला रहता था बॉस, और नई बसाई जा रही जिस कॉलोनी में उसका घर था उसके आसपास कई प्लॉट खाली पड़े हैं। उसका मकान मालिक अपने बीवी बच्चों के साथ 2 दिन से शहर से बाहर गया हुआ था।
आज रात वापस लौटा। बैंक डकैती के बारे में उसे पता चल चुका था। ऊपरी मंजिल पर किशन लाल के फ्लैट पर पहुंचा। दरवाज़ा लॉक पाने पर उसने नॉक किया। जवाब नहीं मिला तो जोर से दरवाज़ा बड़बड़ाया, लेकिन खामोशी छाई रही और शक होने पर उसने अंदर से कूलर चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अंत में जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी मिली। उसे मरे हुए 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया था। अजय बड़बड़ाता हुआ सा बोला। काफ़ी शारीरिक यातनाएं देने के बाद उसकी हत्या की गई। इसका मतलब ये काम मंगलवार रात में किसी समय में किया गया होगा। विमल ने सहमति सूचक सा हिलाया। ऐसे ही लगता है, लेकिन मौजूदा सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए इससे आपने क्या नतीजा निकाला? सिर्फ इतनी जानकारी से कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकल सकता, अजय रूखे स्वर में बोला। लेकिन बैंक डकैती के बारे में बताई गई तुम्हारी बातें इस सिलसिले में काफ़ी हद तक फिट ज़रूर बैठती हैं। डाकुओं के साथिन हरिहर उर्फ हरिमोहन और उसके साथी को घटनास्थल पर ही छोड़कर डकैती की रकम सहित कार लेकर भाग गई, और ये सोमवार दोपहर बजे के बाद यानी कि 2 बजे के आसपास हुआ। उसी रोज़ कार दुर्घटना हुई। अजय और उसका साथी कार समेत नदी में जा गिरे और समझ लिया गया कि वो डूब कर मर गए। लेकिन बुधवार को हरिहर विराटनगर में अपनी बहन के घर में प्रकट हो गया। मंगलवार के एक स्थानीय अखबार द्वारा उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी भी यहीं हैं, होटल मेघदूत में। तो शायद पहली बार उसे ये भी पता चलता है कि उसकी पत्नी, जिसे उसने बरसों पहले छोड़ दिया था, फिल्मों में खुद को पटकथा लेखिका के तौर पर स्थापित करने वाली बहुत पैसे वाली औरत बन चुकी है। उसकी एक बेटी भी है जिसे उसने आज तक कभी नहीं देखा, और हाल ही में चुने गए सांसद से बेटी की शादी होने वाली है। इस तरह हरिहर उससे मिलने के लिए पहुंच गया। वो तनिक रुका, फिर बोला, यहाँ तक तो तमाम बातें फिट बैठती हैं। फरार मुजरिम ही था, पुलिस से बचता फिर रहा था, और पैसे की भी उसे सख्त ज़रूरत रही होगी। तमाम हालात और अपनी ज़रूरत को देखते हुए उसने ये सोचना स्वाभाविक था कि बेटी की शादी की वजह से विघ्न पैदा हो जाने के डर से कांता उसका मुंह बंद करने के लिए ज़रूर उसे अच्छी खासी रकम दे सकती थी। लेकिन जब वो मेघदूत होटल पहुंचा तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। होटल में उस वक्त अकेली लड़की, वो उसकी बेटी विक्की, मौजूद थी। माँ तब तक बम्बई से पहुंची नहीं थी, और वो नशे की तगड़ी झोंक में था, और इसी झोंक में वो विक्की से उलझ बैठा और नतीजन मारा गया। ये तमाम बातें तो सीधी और समझ में आने वाली हैं विमल, लेकिन कांता को की गई टेलीफोन कॉल ने इस मामले को पेचीदा बना दिया है। समझ में ना आने वाली बात यह है कि हरिहर के पास ऐसी क्या चीज़ थी जो अब किसी और के पास, और वो समझता है कांता उस चीज़ को 1 लाख रुपए में खरीद लेगी। कांता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अजय ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। उसका कहना है कि वो तो इस बारे में कतई कुछ नहीं जानती। फिर उसने अपनी रिस्ट वॉच पर देखा। और मैं उस आदमी से मिलकर उसी से बात कर पता लगाना चाहता हूँ। मेरे पास 10-12 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं है। उससे कहाँ मिलने के लिए आपको बुलाया है बॉस? अजय खड़ा हो गया। तुम इस चक्कर में मत पड़ो, मैं अकेली उससे निपट लूँगा। विमल समझ गया कि अजय उसे टाल रहा था, और पूछने की जिद करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं नहीं जानता मामला का ऊँट किस करवट बैठेगा, अजय विचारपूर्ण स्वर में कह रहा था, लेकिन तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं यकीनी तौर पर तो फ़िलहाल नहीं कह सकता, मगर मुझे बड़ी उम्मीद है कि थंडर के इवनिंग एडिशन के लिए एक बड़ी एक्सक्लूसिव और धांसू कहानी मिलने वाली है। मुझे क्या करना होगा? विमल ने जानना चाहा। करीब आधा घंटे बाद तुम मेघदूत होटल की लॉबी में पहुंच जाना, अजय ने कहा। अगर मैं तुम्हारे वहां पहुंचने के आधा घंटे बाद तक पहुंच जाता हूं तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा इंतज़ार मत करना। चुपचाप घर जाकर सो जाना, और आज रात को जो हुआ उसे बिल्कुल भुला देना। ओके? ओके बॉस। अजय आगे बढ़ा और केबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। थंडर के स्टाफ कार तेज़ी से अपनी बीच रोड की ओर भागी जा रही थी। मात्र संयोग ही था कि उस पर ना तो कहीं प्रेस लिखा था और ना ही अखबार का नाम। इस तरह वो किसी भी सामान्य कार की भांति नजर आती थी। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा अजय विमल द्वारा दी गई जानकारी पर विचार कर रहा था। ऐसा कोई क्लू से नहीं मिल पाया था कि हरबंस लाल, जिसे उम्मीद थी कि वो 1 लाख रुपए लेकर पहुंचेगा, क्या चीज़ देने वाला था। यानी वो क्या चीज़ हो सकती थी जो बकौल हरबंस लाल उसके पास मृतक हरिहर की अमानत थी, और जिसकी कीमत उसके विचारानुसार 1 लाख रुपए थी, और उसे लगभग पूरा यकीन था कि इस कीमत में कांता उस चीज़ को उससे खरीदने के लिए तैयार हो जाएगी।
अजय ने इस सिलसिले से संबंधित दूसरे सवाल के बारे में सोचा। हरबंस द्वारा वो चीज़ जो कि उसके कहने के अनुसार हरिहर की अमानत थी, ऑफ़र किए जाने से जाहिर था उसे हरिहर के वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो क्या हरबंस लाल जान गया था कि हरिहर मर चुका था? उसके पास ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका था। उसे कार की डिक्की खोलनी पड़ी थी और वहाँ मौजूद अपने साले की लाश उसे मिल गई थी। सहसा अजय के दिमाग में एक अन्य विचार कौन था और वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। लाश का पता चलने के बाद हरबंस लाल ने क्या किया होगा? जाहिर है इस मामले में वो चुप तो नहीं रहा होगा। इस स्थिति में उसने लाश से फ़ौरन छुटकारा पाने में अपनी कुशलता समझी होगी, खासतौर पर इसलिए कि उसका साला फरार मुजरिम था। अगर वाकई ऐसा हुआ था, अजय ने मन ही मन कहा, तो अपर बीच रोड पहुंचने पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि अगर लाश पहले ही ठिकाने लगाई जा चुकी थी तो हरबंस लाल या उसकी कार के झंझट में पड़ना बेकार ही साबित होना था। लेकिन वो नहीं जानता था कि लाश सचमुच ठिकाने लगानी जा चुकी थी, इसलिए सबसे पहले यकीनी तौर पर पता लगाना भी अपने आप में निहायत ज़रूरी था। अलबत्ता लाश ठिकाने लगाई जा चुकी होने की हालत में इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी कि हरबंस लाल ने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया होगा, क्योंकि लाश को ठिकाने लगाने का सीधा सा मतलब था कि हरबंस लाल का भी इस बखेड़े में उतना ही गहरा फंस जाना जितना कि खुद अजय फंसा हुआ था। अजय ने दूसरे पहलू पर सोचना शुरू किया। हरबंस लाल को कार की डिक्की में बंद हरिहर की लाश का संयोगवश ही पता चल सकता था, और ज़रूरी नहीं था कि उसके सामने ऐसा कोई संयोग पैदा हो ही गया था कि उसे डिक्की खोलनी पड़ी हो। यानी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि हरबंस लाल को हरिहर की मौत की जानकारी थी या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा था तो वो हरिहर द्वारा बतौर अमानत सौंपी गई किसी चीज़ को क्यों सोच बेच रहा था? इसका सिर्फ एक ही मुनासिब जवाब अजय को सूझा सका। सलीमपुर बैंक डकैती में जो हुआ उसकी तो कोई जानकारी हरबंस लाल को नहीं थी, लेकिन हरिहर ने बतौर अमानत अपनी वो चीज़ उसे सौंपते समय संभवतः ये हिदायत भी दे दी थी, अगर वो वापस नहीं लौटता तो हरबंस लाल उस चीज़ को कांता के हाथों बेचकर 1 लाख रुपया वसूल कर ले। या फिर अगर उसे सलीमपुर बैंक डकैती की वाकई जानकारी थी और वो जानता था कि हरिहर उस कांड में गले तक फंसा हुआ था और पुलिस को जोर शोर से उसकी तलाश थी, तो उसने अनुमान लगा लिया हो सकता था कि मेघदूत होटल में अपनी पत्नी से मुलाकात के दौरान कोई इतनी बड़ी भारी गड़बड़ हो गई थी कि हरिहर फौरन शहर से भाग खड़ा हुआ था और फ़ायदा उठाने के लिए हरबंस लाल आनन फानन उस चीज़ को बेच देना चाहता था। अजय समझ नहीं सका कि इसमें से उसका कौन सा अनुमान सही था और कौन सा गलत। उसने गहरी सांस लेकर तमाम विचारों को स्वयं से अलग झटक दिया। उसने फैसला किया कि मौके के मुताबिक जो मुनासिब लगेगा वो वही करेगा। इस सारे सिलसिले में एक ही बात उसके हक में फ़ायदेमंद थी। हरबंस लाल को ऐसी कोई अपेक्षा नहीं थी कि रकम डिलीवर करने वाला वो आदमी अजय होगा। उसके विचारानुसार अविनाश नाम का कोई आदमी रकम लाएगा और इस तरह किसी किस्म के फसाद की उम्मीद में वो नहीं पड़ सकता था। अजय अपर बीच रोड में पहुंच चुका था। चौराहा पार करने के बाद वो जिस सड़क पर बढ़ा, उसके दोनों और पास के ऊंचे ऊंचे पेड़ कतार में खड़े झूम रहे थे। स्ट्रीट लाइट का कोई प्रबंध वहाँ नहीं था। आगे कोई आबादी भी नहीं थी। तमाम इलाका सुनसान था। आसमान में छाए हल्के बादलों से आंख में चौली करते चांद का प्रकाश अपर्याप्त होने के बावजूद इतना था कि आसपास का दृश्य स्पष्ट नजर आ रहा था। अजय उस स्थान पर पहुंचा जहां वो सड़क खत्म होती थी। उसने अपनी कार वापस घुमाकर रोक दी ताकि ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी से वहां से भाग सके। उसने इंजन बंद करके लाइटें ऑफ कर दी। हरबंस लाल ने मुलाकात के लिए यही जगह तय की थी, लेकिन दूर दूर तक भी ना तो अन्य कोई कार अजय को दिखाई दी और ना ही किसी की मौजूदगी का उसे आभास हुआ। उस वक्त वो अकेला ही वहाँ मौजूद था। उसने एक सिगरेट सुलगाई और माचिस की तीली की रोशनी में अपनी घड़ी पर दृष्टिपात किया। हरबंस से फ़ोन पर बात किए हुए पूरे 38 मिनट हो चुके थे, यानी वो 3 मिनट देर से पहुंचा था। इसके बावजूद हरबंस लाल की मौजूदगी का कोई निशान वहाँ साफ नज़र नहीं आ रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे अजय ने अपने माथे पर फ्लैट हैट आवश्यकता से अधिक झुका ली। सिगरेट के हल्के हल्के कश लेते हुए कुछ सोचा और फिर धीरे से इस ढंग से अपनी साइड का दरवाज़ा खोल दिया कि देखने में वो बंद ही नजर आए। फिर उसने सीट की पुश्त से पीठ सटा ली और इंतजार करने लगा। सिगरेट फूंकता हुआ वो हरबंस लाल के अभी तक ना पहुंचने के बारे में सोच रहा था।
हालांकि उसे पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ना पहुंचने की कई वजह हो सकती थी। मसलन वो यहाँ पहुंचा था और वहीं कहीं छुप कर मुलाकात के लिए निर्धारित स्थान को वॉच कर रहा था कि वहाँ सिर्फ एक ही कार आकर रुके और उसमें एक ही आदमी मौजूद हो। बड़े हरबंस लाल को कथित अविनाश से किसी प्रकार से फसाद की अपेक्षा नहीं थी, फिर भी हालत को मद्देनज़र रखते हुए उसका छुपकर मीटिंग प्लेस को वॉच करना सावधानी की दृष्टि से गलत नहीं कहा जा सकता था। ड्राइविंग सीट पर बैठा स्वयं अजय भी पूर्णतः सतर्क था। उसकी निगाहें सामने दूर चौराहे की ओर लगी हुई थीं। वहाँ से जब जब कार गुजरती तो देखते हुए वो सोच रहा था कि उन कारों में से कौन सी कार की रफ्तार धीमी होगी या कौन सी कार उसके करीब आ पहुँचेगी। सिगरेट ख़त्म करके उसने अवशेष खिड़की से बाहर उछाल दिया, लेकिन चौराहे से गुजरती किसी कार की न रफ्तार कम हुई और ना ही कोई कार उसकी दिशा में मुड़ी। इंतज़ार की बोरियतपन उस पर सवार होने लगी और धीरे धीरे उसका स्थान बेचैनी ने ले लिया। अब एक नई आशंका उसे घेरने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपर बीच रोड की जगह आते हरबंस लाल की कार का टायर पंचर हो गया था। फिर ठीक उस वक्त जब एक व्हील चेंज करने के लिए डिक्की खोल रहा था तो अचानक कोई पुलिस पेट्रोल कार इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गई। अगर ऐसा हो गया तो सहसा उसे अपने माथे पर पसीना फूटता महसूस हुआ। अपनी बेचैनी पर काबू पाने की कोशिश में उसने एक और सिगरेट सुलगा ली। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे खिसकती रहीं। सुनसान इलाके में कार में बैठा अजय बेचैनी से पहलू बदलता रहा। उसे इंतजार करते 10 मिनट हो चुके थे। उससे आशंकित मन में रहकर एक ही विचार हथौड़े की भांति बज रहा था। अगर अचानक कोई पुलिस कार आ पहुंची तो अपनी मौजूदगी की कोई माकूल वजह वो पेश नहीं कर पाएगा और नतीजा होगा बेड़ा गर्क। उसने मनी मन तय किया कि ज़्यादा देर इंतजार करने में समझदारी नहीं थी। अगर उसकी सिगरेट ख़त्म होने तक हरबंस लाल आ पहुंचा तो ठीक, वरना तभी उसे बाईं और हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे उधर ही गर्दन घुमा ली। पाम के पेड़ों की कतार से निकलकर एक मानव आकृति उसी की ओर आ रही थी। अपर्याप्त प्रकाश में अजय उसे पहचान तो नहीं पाया, लेकिन कद बुद्ध के हिसाब से वो हरबंस लाल ही प्रतीत हो रहा था। अजय ने सिगरेट का गहरा कश लेकर अवशेष बाहर की ओर फेंक दिए और सतर्कतापूर्वक इंतजार करने लगा। आगंतुक कार के पैसेंजर सीट वाले दरवाजे से कोई 5-6 फुट के फासले पर आ रुका। अविनाश हो? उसने पूछा। अजय ने पहचाना, आवाज़ हरबंस लाल की ही थी। हाँ, मैं जान सकता हूँ तुम चोरों की तरह क्यों आए हो? हरबंस लाल ने जवाब नहीं दिया। अजय मन ही मन कुढ़ रहा था, ये साला पैदल क्यों आया? इसकी कार कहाँ थी? जाहिर था यहाँ तक पैदल तो वो आया नहीं होगा। ज़रूर इसने कार कहीं और पार्क कर दी, लेकिन कहाँ? सबसे पहले इसी का पता लगाना होगा। हरबंस लाल कार का चक्कर काट कर ड्राइविंग वाली साइड की ओर बढ़ा। अजय इस बीच चुपचाप बैठा था। हरबंस लाल ने उसे पुलिस स्टेशन में सिर्फ कुछ देर के लिए देखा भर था, उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। लिबास एकदम बदला और फेल्ट हैट माथे पर झुकी होने की वजह से वो काफ़ी हद तक निश्चिंत था कि पहचाना नहीं जा सकेगा। कार में अंधेरा होने के कारण चांद की धीमी रोशनी से बाहर निकलने की बजाय उसने अंदर ही रहना बेहतर समझा। इस तरह पहचाने न जाने के चांसेस और भी ज़्यादा थे। हरबंस लाल खुली खिड़की के पास आ पहुंचा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अकेले आए हो, कोई चालाकी के फिर में तो नहीं हो? तुम्हारी तसल्ली हो गई? अजय ने पूछा। रकम कहाँ है? लाया हूँ, लेकिन तुम्हारी ये हरकत मुझे पसंद नहीं आई। क्यों? मैं भी अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। किस मामले में? यही कि तुम भी अकेले आए हो। क्या मैं तुम्हें अकेला नज़र नहीं आ रहा? आ तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी कार कहाँ है? अरे इससे तुम्हें क्या मतलब? अजय सोचने पर मजबूर हो गया कि हरबंस लाल ने किसी खास वजह से कार कहीं छुपा दी थी। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं कार लेकर सीधा यहाँ पहुँचा हूँ, ये जानबूझकर क्रोधित स्वर में बोला। यानी मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाया, जबकि तुम छुप कर आए और फिर चोरों की तरह मेरे पास आ पहुँचे। तुम्हारी ये हरकत मुझे कतई पसंद नहीं आई। मैं जानना चाहता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हो सकता है तुम अकेले आने के बजाय पुलिस को साथ लाए हो, अजय गोली देता हुआ बोला, और उन लोगों को भी कहीं छुपा दिया हो। क्या बकते हो? हरबंस लाल झुंझला कर बोला। मुझे पुलिस को साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? ये भी तुम ही बेहतर जानते होंगे। बेकार की बातों में वक्त ज़ाया मत करो। मुझे रकम चाहिए, नकद 1 लाख रुपए। लाओ निकालो। इतनी जल्दबाजी मत करो। क्या मतलब?
देखो, रकम मेरे पास है और तुम्हें देने के लिए ही लाया हूँ, लेकिन अपनी तसल्ली किए बगैर मैं एक पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। पहले ये बताओ, तुमने अपनी कार कहाँ खड़ी करी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरी कार के पीछे क्यों पड़े हो? मेरे सवाल का जवाब दो, अजय कैड़े स्वर में बोला। अगर तुम इसी तरह आनाकानी करते रहे तो मैं समझूंगा तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, कोई चालाकी करना चाहते हो, और मैं तुम्हें रकम दिए बिना यहाँ से चला जाऊँगा। उसने आगे झुक कर यूं इग्निशन की और हाथ आगे बढ़ाया कि मानो इंजन स्टार्ट करना चाहता था। ठहरो, बताता हूँ। हरबंस लाल लगभग चिल्लाता सा बोला। मेरी कार उधर है। उसने बाईं ओर हाथ उठाकर इशारा किया, जिधर से वो पेड़ों से पीछे से निकल कर आया था। इन पेड़ों के पीछे खड़ी है। अब हो गई तसल्ली? अजय ने धीरे से सर हिलाकर हामी भरी। हाँ, लेकिन तुमने फ़ोन पर कहा था कि रकम के बदले में कोई चीज़ दोगे। कहाँ है वो चीज़? हाँ, श्योर। हरबंस लाल ने अपनी कमीज़ की जेब में हाथ डालते हुए जवाब दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे अपने लिए वो चीज़ बिल्कुल बेकार है। अजय ने उसे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। उसने अपना दायां पैर खुले और लेकिन पकड़ में बंद नजर आते दरवाजे के साथ अड़ाया और पूरी ताकत से बाहर धकेल दिया। कब्जों पर झूल कर दरवाजे जोर से बाहर पास ही खड़े हरबंस लाल से टकराया। इस सर्वथा अप्रत्याशित हमले से उसने बौखला कर रख दिया। वो बुरी तरह लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। हवा में बाहें लहराते हुए संतुलन बनाए रखने की उसने पूरी कोशिश करी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका और पीठ के बल नीचे जा गिरा। अजय ने उसे दोबारा उठने का मौका नहीं दिया। फौरन खुले दरवाजे से बाहर छलांग लगाई, नीचे पड़े हरबंस लाल के ऊपर जा गिरा और अपने समझ शरीर की शक्ति दाएं हाथ में समेट कर एक वज्र समान घूसा उसके जबड़े पर वार कर दिया। हरबंस के गले से घुटी सी चीख निकली और वो बेहोश हो गया। उसका मुंह खुला था, होठों से खून बह रहा था और खुली आंखों से वो आसमान की ओर ताक रहा था। सांसों के साथ साथ उठते गिरते वक्षस्थल के अलावा अन्य कोई हरकत उसके जिस्म में नहीं थी। उसकी चेतना लुप्त हो गई थी। अजय ने उसकी जेब में हाथ डाला। जेब खाली था। उसकी निगाह हरबंस लाल के दाएं हाथ के अध खुली मुट्ठी पर पड़ी। एक कागज़ दबा था। अजय ने मुट्ठी खोलकर कागज़ निकाला और उसके ऊपर से उठकर अलग खड़ा हो गया और कागज़ को सीधा फैलाकर चांद की रोशनी में गौर से देखा। रेलवे के क्लॉक रूम में सामान जमा कराने की रसीद का लंबाई में फाड़ा गया आधा हिस्सा था। आश्चर्य एवं असमंजस में पड़े अजय की समझ में नहीं आया कि उस रसीद की क्या अहमियत हो सकती थी। क्या वास्तव में यही वो चीज़ थी जिसका हवाला हरबंस लाल ने फ़ोन पर दिया था? क्या वाकई उसे वो रसीद हरिहर ने बतौर अमानत सौंपी थी? क्या उस रसीद की कीमत वाकई 1 लाख रुपए हो सकती थी? लेकिन इसमें से किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। वैसे भी इस बारे में सर खपाने के बजाय जल्दी से जल्दी अपना असल काम निपटा देना उसे ज़्यादा ज़रूरी लगा। रसीद को अपने कोट के भीतर जेब में रखकर वो नीचे झुका। उसने हरबंस लाल की नब्ज़ टटोली। वो नब्ज़ सही थी और सामान्य ढंग से चलती हुई वो निश्चितता का अनुभव करता हुआ आगे बढ़ा। यानी कि वो बेहोश हुआ था और उसके जल्दी होश में आने का कोई लक्षण साफ नज़र अभी नहीं आ रहा था। उसकी बाकी जेबें टटोलने पर उसके कार की चाबियां भी अजय के हाथों में आ गईं। चाबी जेब में डालकर वो अपनी कार के पास पहुंचा। इग्निशन लॉक से चाबियां निकालकर उसने डिक्की का लॉक खोलकर ढक्कन ऊपर उठा लिया और फिर तेज़ी से लपकता हुआ उधर बढ़ गया जिधर पेड़ों के पीछे हरबंस लाल ने अपनी कार खड़ी होने के बारे में बताया था। पेड़ों के पीछे पहुंचते ही उसे वो एम्बेसडर कार दिखाई दी। वो कार के पीछे पहुंचा। जेब से चाबियां निकालकर उसने डिक्की की चाबी लॉक में फंसाई। उत्तेजनावश उसके हाथ काँप रहे थे। वो डर रहा था, क्या उसकी भागदौड़ सफल हो जाएगी? लाश अभी डिक्की में ही होगी? मन से हिचकिचाते हुए उसने लॉक खोला और ढक्कन ऊपर उठा दिया। उसकी आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। हरिहर या हरिमोहन की, जो भी उसका असली नाम था, लाश कंबल में लिपटी उसी तरह डिक्की में पड़ी थी जैसा कि उसने रखी थी। अजय ने यह सोचकर कि किस्मत अभी भी उसका साथ दे रही थी, मन ही मन राहत महसूस करी। उसे नीचे झुककर लाश बाहर खींची तो पता चला कि वो पूरी तरह अकड़ चुकी थी। लाश को कंधे पर लाद कर पुनः डिक्की लॉक कर दी और वापस अपनी कार के पास लौटा और लाश डिक्की में डालकर लॉक कर लिया। असली काम हो गया था। अब उसे हरबंस लाल का इंतज़ाम करना था। वो अभी तक बेहोश पड़ा था। अजय ने उसके जुराबे उतार कर जूते पुनः उसे पहना दिए।
दोनों जुराबों को आपस में जोड़कर उसने हरबंस लाल के दोनों हाथ आपस में मजबूती से बांध दिए और फिर उसकी कमीज़ उतार कर टखने भी आपस में बांध दिए। फिर उसका रुमाल निकाल कर कस का उसका मुंह बांध दिया। इस काम से फारिग होकर उसने बेहोश हरबंस लाल को उठाकर कंधे पर लादा और फिर उसी तरह कमरे से बाहर लौट गया। उसी तरह कार के पास आया। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बेहोश हरबंस लाल को अंदर पटका और दरवाज़ा पुनः लॉक कर दिया। उसने हरबंस लाल के कार की चाबी दूर पेड़ों में फेंक दी और इस तरह हरबंस लाल का और वक्ती तौर पर इंतज़ाम कर दिया था। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी था। बाद में अगर कोई नई बात सामने आएगी तो देखा जाएगा। वैसे उसे उम्मीद थी कि दोबारा कभी शायद उससे मुलाकात नहीं होगी। वो वापस अपनी कार के पास लौटा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इस सारे मेहनत की वजह से उसकी सांसें उखड़ चली थी, लेकिन इसकी कोई परवाह उसे नहीं थी। कामयाबी की खुशी में उसका चेहरा चमक रहा था। लाश पुनः उसके अधिकार में आ गई थी। अब सिर्फ एक ही काम बचा था, लाश की वापसी। उसने इंजन स्टार्ट किया और वापस शहर की ओर कार ड्राइव करने लगा। मेघदूत होटल के पास पहुंचकर अजय ने एहतियातन पूरे ब्लॉक का चक्कर लगाया, फिर बहुत ही धीमी रफ्तार से होटल के गेट के सामने से गुजरा। इस बीच वो पूर्णतया सावधान रहा था, लेकिन ना तो कहीं पुलिस की कोई गाड़ी आती दिखाई दी थी और ना ही लॉबी से किसी असामान्य बात का कोई आभास मिला था। हालांकि विमल का स्कूटर भी उसे नज़र तो नहीं आया था, लेकिन वो जानता था उसकी हिदायत के मुताबिक विमल होटल की लॉबी में पहुंच चुका होगा। होटल के सामने से गुजरने पर जब अजय को पूरा यकीन हो गया कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी, होटल की बगल से गुजरकर पिछवाड़े पहुंचने वाली अंधेरी गली भी पूर्ववत सुनसान पड़ी थी। उसने गली में कार मोड़ दी। बेसमेंट के दरवाजे के सामने कार रोक कर उसने इंजन बंद करके लाइट्स ऑफ कर दी। नीचे उतरकर गली में दोनों ओर खोजपूर्ण निगाहें दौड़ाईं। अंधेरे में डूबी सुनसान गली में कहीं कोई असाधारण बात नजर नहीं आई। सब कुछ पूर्ववत वैसे ही था जैसे उस वक्त था जब वो यहाँ से लाश लेकर गया था। वो कार से नीचे उतरा। बेसमेंट के उस दरवाजे की चाबी अभी तक उसी के पास थी। हालांकि पिछली दफ़ा लाश कार में लादने और बेसमेंट का दरवाज़ा पुनः लॉक करने के बाद उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि चाबी की दोबारा भी ज़रूरत पड़ सकती थी। उसने दरवाज़ा लॉक करके यूं ही चाबी अपने जेब में डाल ली थी। फिर रकम डिलीवर करने जाने से पहले उसने फ्लैट में कपड़े बदलते वक्त अपनी तमाम चीज़ें निकालकर सूट की जेबों में डाल ली थी। उसने जेब से वही चाबी निकाली, बेसमेंट के दरवाजे से कान सटाकर सुनने की कोशिश की और अंदर से किसी प्रकार की आहट सुनाई न देने पर उसने चाबी की होल में फंसाकर घुमा दी। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर भीतर झाँका। बेसमेंट में कोई नहीं था। सर्विस लिफ्ट का पिंजरा यथावत वहीं मौजूद था और उसने दरवाज़ा खुला था। अजय वापस कार के पास पहुंचा। डिक्की से लाश निकालकर कंधे पर लादी और डिक्की पुनः लॉक कर दी। लाश सहित बेसमेंट में आकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर लिफ्ट में घुसकर होल्ड बटन रिलीज़ किया। बेसमेंट के दरवाजे की चाबी पैनल की बगल में लगी खूंटी पर लटकाई और 8 के अंक वाला बटन दबा दिया। लिफ्ट का पिंजरा धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। छोटे से पिंजरे में लाश की मौजूदगी में अब वह घुटन सी महसूस कर रहा था। उसे इतनी ज़्यादा अरुचि अनुभव हो रही थी कि वो जल्दी से छुटकारा पा लेना चाहता था। 8वें खंड पर पहुंचकर लिफ्ट रुक गई। दरवाज़ा स्वयं ही खुल गया। अजय ने होल्ड बटन पुश करके सावधानीवश बाहर झाँका। कॉरिडोर खाली पड़ा था। उसने कांता सभाबाई के हैंडबैग से पार की गई स्वीट नंबर 810 की चाबी जेब से निकाली। लाश को लिफ्ट में छोड़कर बाहर निकला, गलियारे की चौड़ाई पार की और स्वीट के सामने जा पहुंचा। चाबी की सहायता से दरवाज़ा खोलकर वो दबे पांव भीतर सरक गया। बाहरी कमरे में लाइट ऑन नहीं थी। कॉरिडोर से अंदर जा रही रोशनी में उसने देखा ठीक सामने मौजूद बेडरूम का दरवाज़ा मजबूती से बंद था। अजय प्रकाश में बाहरी कमरे में प्रत्येक वस्तु ठीक से रखी प्रतीत होती थी, जैसे कि वो उन्हें रखी छोड़ गया था। लाइट ऑन करने का कोई उपक्रम किए बगैर वो पुनः बाहर निकला। लिफ्ट से लाश निकाली और वापस कमरे में आकर धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने कंबल में लिपटी लाश धीरे से कारपेट पर डाल दी। लाश को लुढ़का कर होटल का कंबल उसने अलग कर दिया। लाश करवट के बल वहीं छोड़कर कंबल को 4 तहों की शक्ल में मोड़ा और सोफे के सिरे पर यूँ डाल दिया मानो किसी ने रात में ज़रूरत पड़ने पर विचार से उसे वहाँ रख छोड़ा था। इस दौरान बेडरूम के बंद दरवाजे के पीछे से किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी थी। उसने दरवाज़ा खोलकर गलियारे में झाँका। वहाँ किसी को भी ना पाकर वो बाहर निकला और दरवाज़ा पुनः लॉक करके चाबी जेब में डाल ली। सर्विस लिफ्ट के पास जाकर होल्ड बटन रिलीज़ करके वो पीछे हट गया।
लिफ्ट का स्लाइडिंग डोर बंद हो गया। वो गलियारे से गुजरकर कस्टमर्स द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली लिफ्ट के सामने पहुंचा। लिफ्ट का पिंजरा उस समय वहाँ नहीं था। ऊपर लगा इंडिकेटर उसके फर्स्ट फ्लोर पर होने की सूचना दे रहा था।